आज हम इस वीडियो में आपके साथ एक और भयानक केस पर नज़र डालने जा रहे हैं। अमेरिका के यूटा राज्य में 14 वर्षीय एलिजाबेथ स्मार्ट साल्ट लेक के एक समृद्ध शहर फेडरल हाइट्स में अपने बिस्तर पर सोई थी। एलिजाबेथ और उसकी बहन मेरी कैथरीन उस समय एक बेडरूम शेयर करती थी। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनकी शांतिपूर्ण नींद जल्द ही टूट जाती है जब एक व्यक्ति ने चाकू से लैस होकर लड़की के कमरे में खिड़की को जबरदस्ती खोल दिया। इस घुसपैठ से मेरी कैथरीन जाग गई, लेकिन उसने सोने का नाटक किया। व्यक्ति ने फिर एलिजाबेथ की ओर रुख किया और उसे चुप रहने और अपने साथ चलने का आदेश दिया और कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। भयभीत एलिजाबेथ ने घर से बाहर ले जाने से पहले अपने जूते पहने और उसकी मांगे मान ली। इस बीच मेरी कैथरीन 2 घंटे तक इंतजार करती रही। अंततः उसने अपने माता पिता एड और लोइस को जगाते हुए उन्हें बताया कि कोई एलिजाबेथ को ले गया है, लेकिन उसके माता पिता को शुरू में उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ये सोचकर उसके दावे को खारिज कर दिया कि शायद मेरी कैथरीन सपना देख रही थी। हालांकि जैसे जैसे घटनाएं सामने आई, उन्होंने निरीक्षण के बाद अपनी बेटी की कहानी को गंभीरता से लिया। एलिजाबेथ और मेरी कैथरीन के बेडरूम में एड और लोइस को कमरे की खिड़की कटी हुई मिली, जो मेरी कैथरीन की कहानी की पुष्टि करती है, जिसने एड और लोइस को चिंतित कर दिया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस स्मार्ट परिवार के घर पहुंची और मेरी कैथरीन से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जिसने एलिजाबेथ को उनके बेडरूम से अपहरण कर लिया था। मेरी कैथरीन ने उस व्यक्ति को काले बालों वाला बताया और पूरी घटना के दौरान एलिजाबेथ से चुपचाप बात करने के दौरान उसकी बाहों और हाथों के पिछले हिस्से पर काले बाल देखे। मेरी कैथरीन अभी भी उसकी आवाज को अपने किसी परिचित के रूप में पहचानने में सक्षम थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके अपहरण के बारे में जानकारी जनता तक प्रसारित करने के लिए रेचल अलर्ट सिस्टम का उपयोग किया। रेचल अलर्ट का नाम यूटा की एक अन्य लड़की के नाम पर रखा गया था जिसका अपहरण कर लिया गया था। अधिकारी जल्द ही व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते थे और एलिजाबेथ का पता लगाने में जनता की सहायता ले सकते थे, क्योंकि 5 जून 2002 को एलिजाबेथ को उसके बेडरूम से ले जाने से पहले एड और लोइस स्मार्ट ने अपना घर बिक्री के लिए रखा था। पुलिस ने यथासंभव घर का दौरा करने वाले लोगों पर नजर रखी। एलिजाबेथ के अपहरण के संदिग्धों के घर के दौरे के अलावा पुलिस ने स्मार्ट परिवार के कंप्यूटर की भी खोज की। वो एलिजाबेथ की अजनबियों के साथ हुई किसी भी ऑनलाइन बातचीत को उजागर करना चाहते थे, क्योंकि यह बच्चे के अपहरण के मामलों में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति थी। उनके कंप्यूटर रिकॉर्ड की जांच करने से उन्हें उम्मीद थी कि वो ये निर्धारित कर सकते हैं कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आई थी जो उसका अपहरण कर सके। अगले दिन उसके माता पिता नेशनल टेलीविजन पर गए और एक दिल दहला देने वाली और भावनात्मक अपील में उसकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। एड स्मार्ट ने अपराधी को संबोधित किया, सीधे तौर पर उससे अपनी बेटी को घर लाने की याचना करते हुए। उसकी आवाज हताशा और प्यार से भरी हुई थी। उसने एलिजाबेथ को ले जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से दया करने और उसे सुरक्षित रूप से वापस लौटाने की विनती की। एड की याचना के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि उसने अपनी बेटी के प्रति अपने असीम प्रेम और उसके प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में बात की थी। उसे ढूंढते हुए जब पुलिस ने फेडरल हाइट्स में एलिजाबेथ के पड़ोसियों से बात की तो उनमें से किसी ने भी उस दिन कुछ भी संदिग्ध देखने या सुनने की सूचना नहीं दी जिस दिन एलिजाबेथ का अपहरण किया गया था। जानकारी की कमी ने पुलिस को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उन्हें एलिजाबेथ की किडनैपिंग के तुरंत बाद जांच में सहायता के लिए अधिक जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद थी। साल्ट लेक सिटी के मेयर रोकी एंडरसन ने एक सार्वजनिक घोषणा की जिसमें एलिजाबेथ को उसके परिवार के पास उसकी सुरक्षित वापसी के लिए $10,000 का इनाम रखा गया था। हालांकि जल्द ही इनाम को बढ़ाकर $2.5 लाख कर दिया गया था। लगभग 12,200 स्वयंसेवक एलिजाबेथ स्मार्ट के परिवार और दोस्तों के साथ उसकी तलाश में शामिल हो गए, लेकिन हजारों सुझावों के बावजूद वो एलिजाबेथ के अपहरण में बहुत कम प्रगति कर रहे थे। साल्ट लेक सिटी के अधिकारियों ने राज्य भर के अन्य पुलिस विभागों से मदद मांगी, हालांकि वाहन विवरण जैसे सबूत के बिना बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। एलिजाबेथ के लापता होने में कोई सुराग न मिलने पर पुलिस उसके मामले में प्रगति की कमी से निराश हो गई, जिसके बाद एलिजाबेथ की खोज कर रहे 1200 स्वयंसेवकों में से एक ने पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचित किया। स्वयंसेवक ने उस व्यक्ति को क्षेत्र में होने और संदिग्ध रूप में काम करने वाला बताया। इस जानकारी ने पुलिस को उस आदमी की तलाश शुरू करने के लिए प्रेरित किया। तलाश पूरी रात चली, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद पुलिस संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाने में असमर्थ रही, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस गुप्त सूचना को खारिज कर दिया और निर्धारित किया कि ये विश्वसनीय नहीं है। पुलिस को एलिजाबेथ के अपहरण के बारे में एक और सूचना मिली। ये जानकारी फेडरल हाइट्स के स्थानीय मिल्कमैन से मिली थी।
उस मिल्कमैन ने दावा किया कि उसके लापता होने से 1 या 2 दिन पहले उसने एलिजाबेथ को स्ट्रीट पर एक पुरानी होंडा या निसान कार चलाते हुए देखा था। उसने पुलिस को बताया कि उसके मन में उस कार के ड्राइवर के बारे में एक अजीब भावना थी, क्योंकि उस कार की नंबर प्लेट स्पेशल थी। जब पुलिस ने उस स्पेशल नंबर प्लेट के लिए अपने वाहन डेटाबेस की पूरी तरह से खोज की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें कोई भी प्रासंगिक जानकारी या सुराग नहीं मिल सका, जिसके बाद उन्होंने इस टिप को भी खारिज कर दिया। पुलिस को एलिजाबेथ स्मार्ट के अपहरण की जांच में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके अपहरण के बाद के घंटों में बड़ी संख्या में लोग स्मार्ट परिवार के घर पर आ गए थे। जब पुलिस सुबह 4 बजे के आसपास घटना स्थल पर पहुंची तो घर पहले से ही बड़ी संख्या में लोगों से भरा हुआ था। पुलिस ने एक ऐसे संदिग्ध से पूछताछ की जिसका एलिजाबेथ से अपहरण से पहले एक सामाजिक समारोह में संपर्क हुआ था। हालांकि उन्होंने जल्द ही इस व्यक्ति को रिहा कर दिया और निर्धारित किया कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। एलिजाबेथ के लापता होने के बाद खोज के प्रयास तेज हो गए और 20 से अधिक स्वयंसेवी पायलटों ने अपनी निजी विमानों द्वारा आसमान से साल्ट लेक क्षेत्र की खोज की, लेकिन फिर भी उनके प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रैकिंग कुत्तों ने संकेत दिया कि उन्हें एलिजाबेथ के घर से कई मील दूर रेडअप कैनियन में कुछ गंध महसूस हुई है। पुलिस ने उस क्षेत्र की खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और ये एक डेड एंड साबित हुआ। एलिजाबेथ के पिता एड स्मार्ट अपनी बेटी की तलाश के दौरान थकावट की स्थिति तक पहुंच गए और गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्होंने तलाश जारी रखने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी बेटी के लिए एड स्मार्ट और उनकी पत्नी सो नहीं पाए थे और इस कष्ट से पूरी तरह थक चुके थे। एक मीडिया इंटरव्यू में एड स्मार्ट ने अपनी बेटी को खोजने के लिए अपनी हताशा और दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि वो और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के माता पिता होने के बावजूद मुश्किल से एक साथ रह पा रहे हैं। जब वो उसकी तलाश कर रहे थे तो एड और लोइस स्मार्ट आशा करते रहे कि उनकी बेटी जीवित है। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि एलिजाबेथ उनके घर आने वाली है। ये विश्वास उनके दिलों में गहराई से समा गया था। एलिजाबेथ की मां लोइस स्मार्ट ने अपना प्यार और प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बेटी को एक शक्तिशाली और भावनात्मक बयान में कहा कि एलिजाबेथ, क्या तुम हमें सुन सकती हो? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एलिजाबेथ के प्रियजनों ने अपहरण के जवाब में उसके सुरक्षित घर लौटने के लिए प्रार्थना करते हुए चर्च में मोमबत्ती जलाई। पुलिस ने एलिजाबेथ के पिता एड से एक पॉलीग्राफ परीक्षण का अनुरोध किया। एड ने स्वेच्छा से अनुरोध का अनुपालन किया, जिससे ये पता चला कि उनकी बेटी को ढूंढने में अधिकारियों की सहायता करने के लिए उनके परिवार की प्रतिबद्धता थी। उनका परिवार जांच में मदद करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वो करने को तैयार था। एलिजाबेथ के अपहरण की इस जांच ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि उसके पिता ने उसके साथ साजिश रची थी। मार्क क्लोज, जिनकी बेटी का अक्टूबर 1993 में कैलिफोर्निया में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, वो अपना समर्थन देने के लिए एलिजाबेथ के परिवार के पास पहुंचे। उन्होंने एड और लोइस स्मार्ट के साथ बात करने के लिए यूटा की यात्रा की और अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा किया और उनकी उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में मदद की जिनका वो उस समय सामना कर रहे थे। पुलिस को जल्द ही जानकारी मिली कि ब्रैड माइकल एडमंड्स नामक एक व्यक्ति को फेडरल हाइट्स में उस समय देखा गया था जब एलिजाबेथ का अपहरण हुआ था। इस जानकारी ने ब्रैड की तलाश के लिए जासूसों का नेतृत्व किया। हालांकि पूछताछ के लिए ब्रैड की उनकी खोज असफल साबित हुई, लेकिन उसकी खोज जारी रही और अंततः पुलिस को पता चला कि ब्रैड न्यू मैक्सिको में शिफ्ट हो गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने अंततः एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उनका मानना था कि वो व्यक्ति ब्रैड है। उस व्यक्ति को ऑटो चोरी और दुकान से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आगे की जांच करने पर यह निर्धारित हुआ कि वो ब्रैड माइकल एडमंड्स नहीं था। शारीरिक समानता के बावजूद उस व्यक्ति का एलिजाबेथ के मामले से कोई संबंध नहीं था और उसे भी खारिज कर दिया गया। अंततः पुलिस ने ब्रैड माइकल एडमंड्स को पश्चिम वर्जीनिया में पाया, जहां उसे ओवरडोज और लिवर फेलियर के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रैड का स्वास्थ्य इतना गंभीर था कि अधिकारियों को डर था कि वो जीवित नहीं रह पाएगा। हालांकि उसकी स्थिति के बावजूद एलिजाबेथ के अपहरण के संबंध में उससे पूछताछ की जा सकती थी। ब्रैड सचेत था और बात करने में सक्षम था। मामले पर काम कर रहे पुलिस और FBI एजेंटों को उसका इंटरव्यू लेने का अवसर प्रदान किया गया। उसने पुलिस के साथ सहयोग किया और पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रैड का अपहरण से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद ब्रैड माइकल एडमंड्स को एलिजाबेथ के अपहरण में एक संदिग्ध के रूप में बरी कर दिया गया। इसके बाद उनका ध्यान 48 वर्षीय रिचर्ड अल्बर्ट रिची पर गया। एड स्मार्ट, एलिजाबेथ के पिता, ने पुलिस को सूचित किया कि उन्होंने पिछले साल 2 महीने के लिए रिचर्ड को अपने घर पर नियुक्त किया था। एड के अनुसार रिचर्ड के पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक सौदा किया जहां रिचर्ड को उसके श्रम के बदले में एड ने अपनी 1990 की जीप चेरोकी दे दी।
हालांकि एड स्मार्ट इस बात से अनभिज्ञ था कि रिचर्ड रिची एक कैरियर अपराधी है। उसने बाद में कहा कि अगर उसे रिचर्ड की पृष्ठभूमि के बारे में पता होता तो वो रिचर्ड को नौकरी पर नहीं रखता। रिचर्ड का आपराधिक इतिहास 1973 से है, जब उसे चोरी का दोषी ठहराया गया था। 1981 में रिची को फिर से एक अलग घटना के लिए दोषी ठहराया गया था। उसका सबसे गंभीर अपराध 1983 में हुआ था, जब उसे गंभीर डकैती के लिए जेल भेजा गया था और हत्या का प्रयास करने की सजा उस घटना के परिणाम स्वरूप हुई जहां उसने एक दवा की दुकान में डकैती के दौरान अधिकारियों के साथ गोलीबारी की और एक पुलिस अधिकारी को घायल कर दिया। इसके अलावा सुधार रिकॉर्ड के अनुसार रिचर्ड रिची को 1996 में रिचफील्ड में एक खाद्य पेंट्री से लगभग $2500 मूल्य का भोजन चुराने के लिए दोषी ठहराया गया था। रिचर्ड रिची को सितंबर 2000 में पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में एड स्मार्ट ने अपनी बेटी के अपहरण में रिचर्ड रिची की संलिप्तता के बारे में संदेह व्यक्त किया। एड ने कहा कि रिची के आपराधिक इतिहास के बावजूद उन्होंने शुरू में पाया कि वो एक सक्षम कार्यकर्ता है। 14 जून 2002 को रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस दिन एलिजाबेथ का अपहरण किया गया था उस दिन के पुलिस उसके ठिकाने की पुष्टि करने में असमर्थ थी। हालांकि रिचर्ड रिची ने अपने एक बयान में एलिजाबेथ के अपहरण में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और जनता को सूचित किया कि पुलिस ने उसके घर की विस्तृत तलाशी ली और यहाँ तक कि अपने बगीचे की खुदाई भी की। हालांकि पुलिस को एलिजाबेथ के अपहरण से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला। रिचर्ड रिची ने दावा किया कि उसने डीएनए तुलना के लिए अपना ब्लड सैंपल उपलब्ध कराने में पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया और 26 घंटे के इंटरव्यू के दौरान उसने जांच के लिए अपना वाहन भी पुलिस को दे दिया। जुलाई 2002 में एलिजाबेथ स्मार्ट एक महीने से लापता थी और उसका परिवार उसके घर पर लौटने का इंतजार कर रहा था। उन्हें लगा कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया जब पुलिस को एक लड़की की रिपोर्ट मिली जो एलिजाबेथ के विवरण से मेल खाती थी। वो लड़की नेब्रास्का में संदिग्ध परिस्थितियों में एक गैस स्टेशन पर मिली थी। स्टेशन वालों ने दावा किया कि उन्होंने 12 से 14 साल की उम्र के बीच एक रोती हुई लड़की को देखा जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध एक मिनी वैन में रखा गया था। गवाह ने लड़की का विस्तृत विवरण दिया जो एलिजाबेथ की शक्ल से मेल खाता था। इस नए घटनाक्रम ने स्मार्ट परिवार में सदमे की लहर पैदा कर दी। वो उत्सुकता से किसी ऐसे सुराग की उम्मीद कर रहे थे जिससे उनकी लापता बेटी मिल सके। हालांकि इस रिपोर्ट की पुलिस जांच से पता चला कि इसका एलिजाबेथ के अपहरण से कोई लेना देना नहीं है। गहन खोज के बाद पुलिस को इस निराशाजनक खोज को एलिजाबेथ के मामले से जोड़ने के लिए अपर्याप्त सबूत मिले। स्मार्ट परिवार मिश्रित भावनाओं से जूझ रहा था क्योंकि वो एलिजाबेथ की सुरक्षित वापसी की आशा कर रहे थे। इस गलत सुराग की संभावना को स्वीकार करते हुए स्मार्ट परिवार एलिजाबेथ को खोजने के अपने दृढ़ संकल्प में लगा रहा। 4 अप्रैल 2001 को फेडरल हाइट्स में स्मार्ट हाउस से रिचर्ड पर वस्तुओं की चोरी करने का आरोप लगाया गया था। चोरी की गई वस्तुओं में गहने और एक इत्र की बोतल शामिल थी जिसकी कीमत लगभग $3500 थी। जब एड स्मार्ट ने चोरी के बारे में रिचर्ड रिची से बात की तो रिचर्ड ने आरोपों से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे काम से निकाल दिया गया। दुर्भाग्य से एलिजाबेथ स्मार्ट के अपहरण की जांच कर रही पुलिस को अगस्त 2002 में एक बड़ा झटका लगा जब उनके सबसे बड़े संदिग्ध रिचर्ड रिची को ब्रेन स्टेम में एक गहरी चोट लगी जिससे उसका अधिक खून बह गया। रिचर्ड की हालत काफी खराब हो गई और अंततः उसका निधन हो गया। डॉक्टरों ने उसके ब्रेन से रक्त के थक्के को हटाने के लिए ऑपरेशन किया और उसके मस्तिष्क स्टेम पर दबाव कम किया, लेकिन दुर्भाग्य से क्षति पहले ही हो चुकी थी और रिचर्ड को बचाने के प्रयास में वो असफल रहे। अधिकारियों ने अपहरण के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के अपने प्रयास जारी रखे। हालांकि रिचर्ड की मौत ने जांच में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की और एलिजाबेथ स्मार्ट के अपहरणकर्ता की खोज के उस मुख्य संदिग्ध की मौत ने उनके मामले की प्रगति में बाधा डाल दी। अगस्त 2002 में एक 11 वर्षीय लड़की को उसके बेडरूम से ले जाकर पीटा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। उसकी चोटों की गंभीरता डॉक्टरों के लिए अकल्पनीय थी। अस्पताल में पता चला कि उसके चेहरे की बीच की हर हड्डी टूट गई थी और उसकी सर्जरी करना पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से उस हमले के बाद उसकी हालत गंभीर बनी रही। पुलिस ने लड़की के पिता के करीबी दोस्त जेवियर को गिरफ्तार कर लिया और गंभीर हमले का आरोप लगाया। हालांकि एलिजाबेथ स्मार्ट के अपहरण के साथ प्रारंभिक समानता के बावजूद पुलिस ने निर्धारित किया कि जेवियर सिकलर का उसके अपहरण से कोई लेना देना नहीं है। महीने बीतते रहे और एलिजाबेथ स्मार्ट गायब रही। अपराधी की जांच कर रही पुलिस ने उसे ढूंढने के प्रयास में अपरंपरागत तरीकों की ओर रुख किया। इन तरीकों में से एक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों का उपयोग था जिन्होंने लापता लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अतिरिक्त संवेदी धारणा का उपयोग करने में सक्षम होने का दावा किया था। उस स्थान के मनोवैज्ञानिकों ने जांचकर्ताओं को जानकारी प्रदान की
जिससे पता चला कि एलिजाबेथ को साल्ट लेक सिटी के ऊपर तलहटी के एक तहखाने में अज्ञात पाया जा सकता है। मानसिक प्रक्रिया, जिसे तकनीकी रिमोट व्यूइंग कहा जाता है, सिएटल स्थित समूह के सदस्यों के अनुसार उनकी मानसिक क्षमताओं ने उन्हें यह निर्धारित करने की अनुमति दी कि एलिजाबेथ को उसके अपहरण के कुछ घंटों के भीतर ही मार दिया गया था। हालांकि नवंबर 2002 में निर्दिष्ट कब्र पर पहुंचने पर अधिकारियों को एलिजाबेथ के गायब होने का कोई संकेत नहीं मिला। एलिजाबेथ की बहन मैरी कैथरीन स्मार्ट को अचानक एहसास हुआ कि अपहरणकर्ता की आवाज़ किसकी हो सकती है। एक बेरोजगार व्यक्ति जिसको स्मार्ट परिवार इमानुएल के नाम से जानता था। परिवार ने इमानुएल को एक दिन के लिए छत पर काम करने और अपने आंगन में पत्ते इकट्ठा करने के लिए काम पर रखा था। हालांकि पुलिस अधिकारियों को उस पर संदेह था, क्योंकि इमानुएल ने लंबे समय तक स्मार्ट परिवार के लिए काम किया था। अपहरण के सीमित समय में मैरी कैथरीन ने अपहरणकर्ता की आवाज़ सुनी थी। इस संदेह के बावजूद स्मार्ट परिवार ने एक स्केच आर्टिस्ट से उनके आधार पर इमानुएल के चेहरे का स्केच बनवाया। स्केच अंततः फरवरी 2003 में जारी किया गया और लैरी किंग लाइव सहित कई अन्य टेलीविजन शो में प्रदर्शित किया गया। अमेरिका के मोस्ट वांटेड टीवी शो में पुलिस द्वारा जारी किए गए इस संदिग्ध के चित्र को लोगों ने ब्रायन डेविड मिशेल नाम के एक व्यक्ति के रूप में पहचाना, जिन्होंने पुलिस को उसकी समसामयिक तस्वीरें प्रदान की। इन तस्वीरों से अधिकारियों को ये पुष्टि करने में मदद मिली कि स्केच वास्तव में ब्रायन डेविड का सटीक चित्रण था। 12 मार्च 2003 को सैंडी, यूटा में दो कपल ने ब्रायन डेविड मिशेल को एक महिला और एक लड़की के साथ देखा। उन्होंने ब्रायन डेविड मिशेल को उन तस्वीरों से पहचाना जो उन्होंने समाचार में देखी थी, जिसमें उसे लापता लड़की के अपहरणकर्ता के रूप में दर्शाया गया था। ब्रायन डेविड मिशेल के साथ वाली महिला की बाद में उसकी पत्नी वांडा बेरी के रूप में पहचान की गई। उन जोड़ों में से एक ने उसे पहचानने के बाद पुलिस विभाग को तुरंत सूचित किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उस स्थान पर पहुंचे। ब्रायन डेविड मिशेल और वांडा बेरी से पूछताछ करने पर साल्ट लेक सिटी से लापता लड़की एलिजाबेथ स्मार्ट की पहचान की गई। अधिकारियों ने लड़की को बचाया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एलिजाबेथ को बचाए जाने के बाद ब्रायन डेविड मिशेल और वांडा बेरी की गवाही से उसके अपहरण, दुर्व्यवहार और कैद का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ब्रायन डेविड मिशेल ने उसे उसके घर से बाहर निकाला और उसे साल्ट लेक सिटी के बाहर एक कैंप में ले जाया गया। वो कैंप एक अस्थायी जगह पर था और छलावरण प्रदान करने के लिए घने पत्तों से घिरा हुआ था। वांडा बेरी ने शुरू में मात्र आकृति की भूमिका निभाई थी, जो उसे आराम और गर्मजोशी प्रदान करती थी। दिन हफ्तों में बदल गए। वांडा बेरी का आचरण बदलने लगा। उसने एलिजाबेथ पर सख्ती करना शुरू कर दिया और उससे मांग की कि वो उनकी विचित्र धार्मिक मान्यताओं का पालन करे। वांडा बेरी एलिजाबेथ को धर्म ग्रंथों की प्रार्थना करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मजबूर करती थी। कैद में एलिजाबेथ को ब्रायन डेविड मिशेल से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो कि एलिजाबेथ के लिए सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक था। वांडा बेरी ने एलिजाबेथ को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी मांगें पूरी नहीं की तो उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाएगा। शादी समारोह, जिसे मिशेल ने शाश्वत प्रेम के समारोह के रूप में वर्णित किया था, वो एक दिखावा था। इसकी कोई कानूनी स्थिति नहीं थी और केवल एक समारोह के रूप में कार्य किया गया था। जबरन विवाह करने के बाद एलिजाबेथ पर ब्रायन डेविड मिशेल ने नियंत्रण बना लिया। एलिजाबेथ स्मार्ट को उसकी कैद के दौरान अकल्पनीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उसे भागने से रोकने के लिए उसे एक धातु केबल के साथ एक पेड़ के साथ बांध दिया गया। वो गंभीर रूप से घायल थी। तंबू के बाहर उसकी गतिशीलता सीमित थी। इस निरंतर कारावास ने उसे स्वतंत्रता की तलाश करने से रोक दिया और शारीरिक संयम के अलावा उसे फंसा हुआ और असहाय महसूस कराया। उसने उसे एक नया नाम लेने के लिए मजबूर किया और उसने उसे एस्थर नाम दिया। ब्रायन डेविड मिशेल और वांडा बेरी द्वारा उस पर किए गए हेरफेर और नियंत्रण के बाद उसकी पहचान करना मुश्किल था। एलिजाबेथ की कैद के सबसे परेशान करने वाले पहलुओं में से एक बार बार यौन उत्पीड़न था। ब्रायन डेविड मिशेल के हाथों उसे दिन में कई बार इन हमलों को सहने के लिए मजबूर किया था, जिससे वो सदमे में थी और भयभीत थी। एलिजाबेथ को लगातार हिंसा और यहाँ तक कि मौत की धमकी भी दी गई। ब्रायन डेविड मिशेल ने नियमित रूप से उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे वो लगातार भय और चिंता की स्थिति में रही। निरंतर भय और अनिश्चितता ने उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को और अधिक तीव्र कर दिया, जिससे वो अभिभूत और असहाय महसूस करने लगी, जिससे उसके प्रतिरोध को और कमजोर किया जा सके। मिशेल अक्सर एलिजाबेथ को शराब पीने और ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करता था। इन पदार्थों का उपयोग उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करने और उसके लिए उसे नियंत्रित करना आसान बनाने के साधन के रूप में किया गया था। लगातार नशे ने उसे भटका दिया और कमजोर बना दिया, जिससे दुर्व्यवहार करने वालों के लिए अपने भयानक कृत्यों को अंजाम देना आसान हो गया। एलिजाबेथ को भूखा रखा गया और कचरा खिलाया गया।
जब एलिजाबेथ को बचा लिया गया तब उसके अपहरणकर्ताओं ने वांडा बेरी को सबसे दुष्ट महिला बताया, जिसके बाद अदालत ने वांडा बेरी को एलिजाबेथ के अपहरण से जुड़े सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया और 2016 में उसे राज्य की संघीय जेल में 15 साल की समवर्ती शर्तों की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसका संघीय कारावास समाप्त कर दिया गया और उसे फोर्ट वर्थ टेक्सास में संघीय मेडिकल सेंटर कोर्सवेल से ड्रेपर यूटा की राज्य जेल में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो अपनी राज्य जेल की सजा काट सके। सजा की सुनवाई के दौरान एलिजाबेथ स्मार्ट के अपहरण के लिए ब्रायन डेविड मिशेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एलिजाबेथ ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया और दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने अपहरणकर्ता को आश्वासन दिया कि वो उसके जीवन में लाए गए अंधेरे के बावजूद एक अच्छा जीवन जिएगी। एलिजाबेथ के शब्दों ने उसकी चुनौतियों पर काबू पाने की तलाश और दृढ़ संकल्प को प्रतिबिंबित किया। कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की ट्रू क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।